हेलो लवली व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा उसे स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास सब शेल्स हैं SPDF हैं, आपको हमेशा उसे लिखना है स्मॉल लेटर में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पी है हमेशा आएगा स्मॉल लेटर में। ओके, तो अब देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जो भी एलिमेंट है आपके पास, उसका इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सब शेल आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखते हैं हम अपने पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कहाँ आता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रुप 13 और ये रहा आपके पास ग्रुप 18। ठीक है, तो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक आपके पास आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट्स के जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी ब्लॉक में एंटर करते हैं। ओके, तो मतलब पाए ही पी ब्लॉक में जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी तरह क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डी ब्लॉक। इनके सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डी ब्लॉक में एंटर करेंगे या फिर होंगे उसमें, इसी वजह से वो डी ब्लॉक है। और एस ब्लॉक में सारे के सारे इनके इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक में होंगे। ठीक है, उसी तरह एफ ब्लॉक हैं जिनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होंगे, उनके एफ सब शेल में होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमने अभी डी एंड एफ सब पढ़ना है आगे। तो देखिए, अभी पी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें देखने हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ग्रुप 14, ओके, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है ग्रुप 15 से। तो ग्रुप 15 से हमें देखना है ग्रुप 18 तक। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 15 से और ये यहाँ पे आपका ग्रुप 18 तक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15। पहले देख लेते हैं ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो दे आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और एक आपके पास आ जाएगा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जो कि हम जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें सबसे ऊपर आता है इस ग्रुप में, तो इसलिए उसका नाम भी नाइट्रोजन फैमिली रखती है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि आपको खुद ही यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कि जब हम 15 यानी कि हम लिखेंगे 2s2 2p3, इस तरह से हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो लास्ट में आप देख रहे होंगे जो पी सब शेल है आपके पास, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो भी किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो भी पी सब शेल में है। सो इसे हम क्या कह रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी तरह आपके पास है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 3s2 3p3। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से सिखाई गई हैं, नहीं देखी हैं आपने वीडियोस उसकी तो आप जाकर के पीछे देख सकते हैं, अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3s2 3p3 जो है आपके पास यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस में। यहाँ पर भी पी जो सबसे इसमें भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हम इन्हीं का देखते हैं, रेडियो एक्टिव का नहीं देखते हैं। तो एक चीज़ सभी में आपको कॉमन दिख रही होगी, वो है एस में 2 हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन और जो पी है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि टोटल आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 में एक चीज़ सभी में कॉमन क्या होगी, that they all have 5 electrons in their outermost shell। अब चलेंगे आगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जिसको नहीं समझ में आई है तो मैं उसे एक और बार उसे बता दूंगी, अगर जिसको आता है वो स्किप कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा हम लिखेंगे इस तरह से N-P, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये हो गए हमारे पास 5 हैं ये, और उसके बाद भी एक और है मगर वो हमें नहीं पढ़ना है, इतने मेन है जो हमें पढ़ने हैं। ओके, तो अब इनके हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए उनके एटॉमिक नंबर्स। तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 7। फिर फॉस्फोरस, इसमें आप ऐड कर दीजिए 8। ठीक है, जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड पे जाते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हम ऐड ऑन करते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बार समझ लेते हैं कि पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आपके पास होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन
ठीक है। तो जितना भी आपके पास, अगर आपके पास आपको नहीं पता है इनके एटॉमिक नंबर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 8, 18, 18, 32 ऐड ऑन करके उसके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में अगर आप 8 ऐड कर देंगे, यानी कि 8 + 7 जो कि नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर है, उसे ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस का भी आ जाएगा 15। वैसे तो आपको पता ही होगा ये 15 होता है। फिर है आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी हम क्या करेंगे, 15 + 18, ये हो जाएगा 33। फिर हमारे पास है एंटीमनी। एंटीमनी में हो जाएगा आपके पास +18, किसमें, 33 में अगर +18 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 51। फिर आपके पास है बिस्मथ। बिस्मथ में 32 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 83। ये आपके एटॉमिक नंबर्स हो गए, जो कि आप इजीली आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है इन सब की। देखिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, 1s2, 2s2, 2p3। देखिए ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मेन चीज़ जो है, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सब शेल्स का, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाद पी जो आपके पास निमोनिक है, इस तरह से आपको याद करना होता है इसका ऑर्डर। ठीक है, डी पी एंड देन एस। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर 1, 2 से स्टार्ट करेंगे। और 2 जो यहाँ पर पी जो आपको दिखाई दे रहा है वो 1p नहीं होता है, 2p से स्टार्ट होता है। और उसी तरह जो डी होता है वो 3 से स्टार्ट होता है, और एफ 4f से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 3f से स्टार्ट हो जाता है वो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर s जो आएगा फिर से आ गया, तो ये 3s, और p यहाँ पे 3p, और फिर आपके पास है यहाँ पर फिर से s आया है, s यहाँ पे 4s, और फिर p है, और p हो जाएगा 4p, और यहाँ पे s जो है आपके पास ये हो जाएगा 5s, 6s। आप इस तरह से आगे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे d जो आ जाएगा 3d, और उसके बाद 4d आ जाएगा, और फिर यहाँ पे p है, और p यहाँ पर आ जाएगा 5p। तो ये एक ऑर्डर है, और आप जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और फिर p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और d में 10। इतनी बात आपको पता है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको हमेशा ये ऑर्डर निमोनिक जो कह सकते हैं हम इसे, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है और आपको इसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो ये निमोनिक आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता था अभी तक। वैसे पता ही होगा आपको, 11th में आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, 2p यहाँ पर आपके पास 3। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का जो आधा है ये तो इतना ही रहेगा, है ना, इतना ही रहेगा ये। बस हमें क्या लिखना होगा, इसके नेक्स्ट लिखना होगा। इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब ये अब आपके पास 2p6, इतना ही जो ऊपर का है ना सेम रहेगा, 1s2, 2s2, 2p अब 6 हो जाएगा। और इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, लास्ट आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, p नहीं है यहाँ पे, 2s 2p दोनों हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं में जो है आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 2p6 के बाद हम 3s2 एंड 3p3। तो अगर आप इसे ऐड ऑन कर लेंगे 1s2 2s2 और फिर 2p6 3s2 3p3, तो 3s2 3p3 जो होगा ये होगा आउटर मोस्ट सब शेल। और इसमें जो होगा p वाला, ये क्या है, p वाला आपके पास इन सभी में p जो होगा, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सभी में ये कॉमन आएगा, आप खुद देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है आर्सेनिक। आर्सेनिक का भी ये सब पूरा सेम रहेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 3s2 3p3 जो होगा, उसके बाद फिर से ये भी 3p6 हो जाएगा, और 3d10 भी आ जाएगा। 4s2 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप क्योंकि पूरा लिखेंगे, मैं आधा लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 4s2 और फिर 4p3, तो ये हो गया आपके पास आउटर मोस्ट सब शेल, और उसमें भी p ब्लॉक में है तो p में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें। उसके बाद है हमारे पास एंटीमनी। एंटीमनी में हम जाएंगे फिर से, पूरा आपके पास सेम रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5s2 और 5p3। उसी तरह यहाँ पर भी पूरा सेम रहेगा, और 6s2 6p3। तो लास्ट में देखिए आप, पूरे लास्ट सब शेल में देखिए यहाँ पे
2 S में है और 3 इलेक्ट्रॉन्स P में है। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, ये हम बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह क्योंकि यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं आउटर मोस्ट, क्योंकि 6 दोनों ही जो है सेम यहाँ पर आपके पास शेल में है, और कह सकते हैं हम शेल में है, और सब शेल्स जो है इनकी अलग अलग हैं। लास्ट सब शेल जो है आपके पास P की, और P जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम देख रहे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स। तो आउटर मोस्ट शेल्स की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगी, जनरल जो सभी के लिए सेम होगी। बार बार क्या आ रहा था 2s2 2p, जो भी हमारे पास 2s2 2p3, या फिर मतलब कॉमन था s2 और p3, और 2 कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम n ही लेते हैं हमेशा, है ना। शेल्स के लिए हम n लेते हैं, ns2 np3, ये हमेशा बार बार कॉमन था। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। और इसमें हम इसको एक और वे में लिख सकते हैं, पी के आप जानते होंगे हमारे पास पी के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिट्स, ठीक है। तो 3 ऑर्बिट्स में से सबसे पहले का नाम होता है पी एक्स, और पी वाई पी जेड करके 3 हमारे पास इसके ऑर्बिट होते हैं पी के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह हमारे अगर हम इसका नाम लिखे npx1 npy1 npz1, एक तो एक्स वाई और जेड में हम पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, 1 1 1 आएगा। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास n है, here n is equals to 2 to 6, तो 2 से आपने देखा होगा 6 तक, यानी कि 2 से लेकर के 6 तक आपके पास पूरे के पूरे यहाँ पर n की वैल्यू आई होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जनरल वैल्यू जो होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होगी ns2 np3 ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो अब चलते हैं आगे, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी हम देखेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं बचपन में, 10th क्लास में देखा है हमने, और थोड़ा सा भी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा एलैबोरेट करके होगा, वही सब चीज़ें। एटॉमिक रेडियाई, तो अब एटॉमिक रेडियाई का हम देखेंगे सीक्वेंस, डाउन द ग्रुप कैसा होता है और अलोंग द पीरियड कैसा होता है। तो डाउन द ग्रुप यानी कि हम जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे इनका कहने का मतलब है डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो फिर से हम वो ऑर्डर लिखेंगे, सेम ऑर्डर लिखेंगे, एन पी, याद हो जाना चाहिए आपको, NPAS SBBI, नकली पतली असली सभी। तो ये हमारा निमोनिक है जो हम यूज़ बचपन से कहते आते हैं इस ऑर्डर को याद करने के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के, है ना। नकली पतली असली सभी आप जानते होंगे, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन, और फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और फिर एंटीमनी, और ये आपके पास था बिस्मिथ। तो इन सभी में नीचे की तरफ जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए, एटॉमिक रेडियाई का क्या सीक्वेंस रहता होगा। तो ये बात पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक बात और, कि नीचे जाते हुए हमारे जो शेल्स का नंबर होता है, वो देखिए आप, अभी हमने किया था कि ये देखिए नीचे जाते हुए क्या हो रहा था, शेल्स का नंबर तो बढ़ रहा था, है ना। पहले ऊपर 2 था, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, और शेल्स का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो नीचे जाते हुए हमारे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स जो हैं, हमारी एनर्जी शेल्स बोलते हैं, कॉमनली शेल्स बोलते हैं हम उसे, एनर्जी शेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स सभी की इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आपको कैसे फिल करना है, देखिए, जैसे ये आपके पास है नाइट्रोजन का, ये छोटा सा रहा होगा, फिर फॉस्फोरस का, है ना, फिर उसी तरह आर्सेनिक का, और फिर उसी तरह बिस्मथ, एंटीमनी के, और बढ़ते जा रहे होंगे आपके पास, ठीक है। बढ़ते जा रहा होगा साइज़ उनके शेल्स का, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो उनका साइज़ भी ऑफकोर्स वो बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, वो भी बढ़ रहा होगा, है ना। तो एटॉमिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीज़न क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्यों बढ़ता है। रेडियस बढ़ने का रीज़न हमेशा यहाँ पे क्या रहा है, एनर्जी शेल्स का बढ़ना, इंक्रीज़ होना, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हम देखेंगे अलोंग द पीरियड। तो अब देखिए अलोंग द पीरियड यहाँ पे आपके पास ग्रुप 14 15 ये सब आ जाएंगे, है ना, एंड ग्रुप 15 इसका थोड़ा बड़ा होगा,
जैसे इस तरह से होगा, और ये बीच में आपके पास न्यूक्लियस। और फिर ग्रुप 15 में जाते हुए यहाँ पर जो इसका साइज़ रहता है वो थोड़ा छोटा होगा। ये रहे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे। ओके, तो एटॉमिक रेडियाई से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बतानी चाहिए, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए ZEFF, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है ZEFF। और इस न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहाँ पर जो होता है बहुत बड़ा चेंज आता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास दिखाई दे रहा है, ये जो है ये वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये रहा आपके पास न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस है और एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है और वो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और आपके पास जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है। तो वो एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो जो आपके पास न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। फिर ऐसे होगा ग्रुप 14 से 15, फिर 16 से 17 जाते हुए यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास ये न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होते रहता है। इंक्रीज़ होने के वजह से ये अपनी पास इसको और अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसके बाद जो ग्रुप 16 है वो उसका भी इलेक्ट्रॉन इसको और अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, इसका साइज़ छोटे होने लगेगा, फिर 17 वालों का और छोटा हो जाएगा और फिर 18 वालों का और छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर साइज़ जो होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सो यहाँ पर साइज़ जो होता है डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलॉन्ग द पीरियड इस तरह जाते हुए 14, 15, 16 ग्रुप्स में जाते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज़ जो है छोटा हो जा रहा है। इसका रीज़न है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आपको डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो भी वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है उसे को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप खुद ही सोचिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ से बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होती जाएगी, वो पास आते रहेंगे और इससे क्या हो जाएगा, साइज़ जो है इनका साइज़ छोटे होता रहेगा, है ना, रेडियाई जो है छोटा होता रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई और साइज़ जो है डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड। ओके, इतना हो गया। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH। ठीक है, एंथैल्पी को हमेशा हम लिखते हैं डेल्टा H से और I लगाया है यहाँ पर, इसका मतलब ये आयनाइजेशन के लिए है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हम फिर से बनाएंगे। इससे क्या होगा ना, डाउन द ग्रुप हम बार बार जब इसे बनाते रहेंगे, ड्रॉ करते रहेंगे, इससे हमें और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे जो हमारे पास डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एलिमेंट्स। फिर से हम लिखेंगे नकली, पतली, असली, सब भी। ओके, अब डाउन द ग्रुप यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एक गैशियस एटम की, यानी हम कह सकते हैं किसी एक आइसोलेटेड अकेले गैशियस एटम की, उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में, यानी कि अगर वो जो एटम है उसे लूज़ करने में अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो भी लूज़ करेगा वो, उसमें उसको जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतनी ज़्यादा होगी जिसका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, निकलने में उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को उसे दूर जाना है, उसे इस ग्रुप को छोड़ना है, तो उसे वहाँ से जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, उतनी ही। देखिए, जितना यहाँ पर वो चार्ज है इनके बीच में, यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
स्ट्रॉन्ग अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहेगा, है ना। तो अगर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ज़्यादा होता है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से वो सब शेल को छोड़ के नहीं जा पाएगा, है ना। बट अगर वो कम है ना, कम होगा तो वो आसानी से चला जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम होगी, यानी कि उसे जो जाने में एनर्जी लगेगी वो बहुत कम लगेगी। जितना स्ट्रॉन्ग इसके पास अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही कम आपके पास जितना स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास उसकी एनर्जी होगी ZeF, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज होगा जितना ज़्यादा, उतना ही आपके पास डेल्टा IH जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही एंथैल्पी उसको लगेगी उस ग्रुप को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने में। यहाँ पर देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है आपके पास, डाउन द ग्रुप आपके पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, ये आप जानते हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने से क्या हो रहा है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था ZeF, यानी कि आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी नीचे की तरफ वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, बढ़ते जा रहा है ना, साइज़ बढ़ते जा रहा है, तो जो भी आपके पास न्यूक्लियस होगा वो कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि जितना कम होगा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही कम एनर्जी लगेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सब शेल को छोड़ने में, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा डेल्टा HI, ये भी डिक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितना आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं दैट डेल्टा HI इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना ज़्यादा आपके पास HI रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, तो ये बात भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देखें किस चीज़ का, डेल्टा HI 1, 2 और 3 का, देखिए ध्यान से, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट इसके शेल में, ठीक है, सब शेल में, सब शेल में इसके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन तीनों को निकालने में, जो भी आउटर मोस्ट आपके पास सब शेल है उसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में सबसे जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन होगा डेल्टा IH 1, उसको निकालने में एंथैल्पी 1 लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लगेगी, और उसके बाद आपके पास है जो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल में, तो यहाँ पर होगी उसको निकालने में जो एंथैल्पी लगेगी उसे हम कहेंगे डेल्टा IH 2, और उसी तरह जो आपके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में जो एंथैल्पी लगेगी आपको उसे हम कहेंगे डेल्टा IH 3। समझ में आ गया आपको, ये सक्सेसिव एंथैल्पी है आपके पास कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी आपको एनर्जी लग रही है, एंथैल्पी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए इनका ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये होगा सबसे ज़्यादा क्योंकि अंदर की तरफ है, उसके बाद ये और ये सबसे लास्ट में ये, तो जो सबसे बाहर होगा उसको, क्योंकि वो दूर है न्यूक्लियस से, तो उसे आराम से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 सबसे कम होगी, और जब हम इस तरफ से इस तरह ऑर्डर में निकाल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे अलॉन्ग द पीरियड आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो टेंडेंसी है, एंथैल्पी है, एनर्जी है, उसे हमें कितना होगा अलॉन्ग द पीरियड। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप 14 है जैसे हमारे पास, और उसके बाद है ग्रुप 15, ये रहा आपके पास उस एटम में, और ये न्यूक्लियस है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइज़ जो है यहाँ पर छोटा होगा, ग्रुप 15 है ये, ग्रुप 15 का साइज़ में थोड़ा और छोटा बना देती हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जाते हुए आपका क्या हो रहा है, साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए जैसे हमने किया था डाउन द ग्रुप, उसी तरह लॉन्ग द पीरियड भी करना है हमें, तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस जब हम जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड, और इससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वो अच्छी है, इसका मतलब क्या, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर
क्योंकि आप जानते हैं एंथैल्पी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो डेल्टा आई एच जो है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया लॉन्ग द पीरियड ये क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बस आपको ये फील करना है आपको ये बात कि बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो जिस डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उतना कम उससे फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर जाने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और वो आसानी से बाहर चला जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे सबसे पहले क्या होता है ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी एलिमेंट चाहेगा कि वो हो स्टेबल, है ना। तो अगर स्टेबल होने के लिए उसे कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं तो उसमें हम हमेशा लगाते हैं नेगेटिव चार्ज, जैसे -2 चार्ज लगाते हैं। तो ये क्या बताता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और उसके बाद वो क्या बना है, स्टेबल बना है। तो अब हम देखेंगे ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलॉन्ग द पीरियड। 15 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, नकली, पतली, असली, सभी, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। तो ये जो ऑर्डर है आपके पास डाउन द ग्रुप हम जब देख रहे हैं इसे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे मतलब क्या है, जो आपके पास उसे गेन करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, स्टेबल होना है, सभी को स्टेबल होना है। और स्टेबल होने के लिए उसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, उसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो डाउन द ग्रुप हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका साइज जो है आप जानते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करता है। तो डायग्राम भी बनाइए साथ में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा और ये और भी बड़ा। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। और साइज बढ़ने से यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये बीच में न्यूक्लियस को हमेशा कंसिडर करना है। तो जैसे कि हम नीचे को जाएंगे यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने से अंदर वाला जो आपके पास न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो यानी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर जो बिस्मथ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे कम होगी क्योंकि उसका जो साइज़ है, एटॉमिक रेडिया है, वो बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा है। तो उसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कम डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम कहें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का छोटा साइज़ है, छोटा साइज़ होने की वजह से वो आराम से जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और बिस्मथ का, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और बिस्मथ की कम होगी। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नीचे की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि गेन करने की जो एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की अपने सब शेल्स को कंप्लीट करने के लिए या हाफ फिल फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या है आपके पास डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब उसी तरह अगर हम इस तरफ जाएंगे, ग्रुप 14, 15, है ना, इस तरफ से जाएंगे तो ऑफकोर्स ये क्या होगी, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, क्लोरीन हम नहीं कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऐसा हम कहते हैं। सो ग्रुप 14, 15 जो है आपके पास, देखिए नोबल गैसेस को हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो ऑलरेडी ही उनके कंप्लीट है, तो उन्हें गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन इसलिए उनकी बात कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 17 वाले को हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर अलॉन्ग द पीरियड जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होगी। इतनी बात आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए बिकॉज साइज डिक्रीज हो रहा है। आप लिखेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस जब हम जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड। अब हम देखेंगे अपना लास्ट मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि अगर किसी के पास, जैसे कि आप कह सकते हैं 281 ये कन्फिग्रेशन है किसी की,
और अगर इसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक सिर्फ 2 8 होता है इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी 2 और 8 होती तो वो स्टेबल होता, नोबल होता। बट उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को ये किसी को डोनेट कर दे दे और अपना जो है ये अपनी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये बना ले, क्योंकि सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने सब शेल में स्टेबल रहना चाहते हैं सबके सब। तो यहाँ पर सबके सब क्या करेंगे, स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, या फिर जितने भी उसके पास अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है ना। क्योंकि वो यहाँ पर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा उसके लिए ईजी होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा। और इस लूजिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है और उसे लूज़ करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं, जो कि मेटल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं हम तभी मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और इसीलिए उन्हें कंडक्टर भी कहा जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बजाय। तभी इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ होते हैं तभी यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट हो जाती है कब, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है कोई भी मेटल, है ना। तो मेटल्स की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर कह दिया मैंने, आपको बता दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बता दिया, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी को हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर कह सकते हैं, दोनों ही एक बात है। इतनी बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं आगे। तो ये रहे हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ अगेन। और यहाँ पर देखिए, आप समझिए, अब जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर गैसेस, तो ये मेटल्स तो हुए ही नहीं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। फिर आपके पास है आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये जो होते हैं ना ही मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स बीच के, है ना। तो मेटलॉइड्स होते हैं ये, ना ही मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, सो मेटलॉइड्स। फिर आपके पास है बिस्मथ। बिस्मथ जो होता है वो होता है यहाँ पर मेटल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउन द ग्रुप आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लिखेंगे इसी तरह से, आप एक्सप्लेन करेंगे। कोई आपको पूछेगा कि जो आपके पास बिस्मथ है उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा क्यों है अपने ग्रुप में, या फिर आपको कह सकता है कि सबसे साइज़ जो है यहाँ पर सबसे कम क्यों है, या ऐसे कोई बहुत से सारे जो क्वेश्चंस हैं, साइज़ सबसे ज़्यादा है, या फिर आपको बोल देगा कोई और जो भी है आपके पास। इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करते हैं उन सब चीज़ों को, तो ये जो होता है टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है उसे समझाने के लिए, और आप भी आसानी से उसे समझा सकते हैं टीचर को, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है फिर एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने से हमेशा न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। एंड देन जब भी आपके पास न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बहुत बड़ा है, क्योंकि साइज़ बिस्मथ का, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए वो आराम से लूज़ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कम होगा, क्योंकि साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीजेस। और इसी वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, इट्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी डाउनवर्ड आ रहा है। इसीलिए देखिए मेटल जो है बिस्मथ है, बाकी ऊपर वाले थोड़े मेटेलिक, और उसके बाद नॉन मेटल्स। अगर हम लॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं तो लॉन्ग द पीरियड में आपके पास यहाँ पे देखिए,
यहाँ देखिए लॉन्ग द पीरियड में ये सारे के सारे हैं आपके पास नॉन मेटल्स, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नॉन मेटल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे के सारे जो ये ग्रीनिश कलर है ना, ल्यूमिनस ग्रीन कलर जो है उससे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो अगर हम ग्रुप 14, 15, 16, 17 की बात करें तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो हम बात तो मेटेलिक कैरेक्टर की कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर की तो बात ही नहीं आएगी, बिकॉज नॉन मेटल्स है सारे के सारे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देखेंगे मेटल्स को तो ग्रुप 15 हम अगर पढ़ रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो डाउन द ग्रुप जो है आपके पास अदर मेटल्स यानी कि मेटल्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास मेटल्स हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ओके, तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.